तो आपका ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक अट्रैक्शन वाला फोर्स है जो कि दो मासेस के बीच में लगता है। कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी एम एन एम टू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है कैपिटल जी, जिसका मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था 1798 में, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और बस ये हो गया अपना। हम बात करते हैं कैपलर के 3 नियम हैं जो कि बताते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं वो कैसे चक्कर लगा रहे हैं सन के अराउंड। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार का जो नियम है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो हमारे प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। लॉ ऑफ एरिया क्या है? इक्वल एरिया तय करते हैं, भले उन्हें अपनी स्पीड हाई करनी पड़े। जब पास में रहेंगे तो उनकी स्पीड हाई हो जाएगी, दूर रहेंगे तो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी ग्रहों की। ठीक, तो लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसमें टाइम का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन मासेस एंड वेट के बारे में हम बात करते हैं। मास क्या होता है? मास हर जगह, किसी भी पिंड का मास हर जगह सेम रहेगा, बट वेट चेंज नहीं रहेगा, वेट वेरी करता है। बिकॉज वेट क्या है? वेट एक तरीके का फोर्स है, जैसे कोई भी पिंड अपनी तरफ किसी भी पिंड को खींचता है जिस फोर्स से। इट इज ए फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट। पृथ्वी के सेंस में बात करें तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। तो वेट हमारा क्या होता है? फोर्स ही तो वेट है, वेट भी एक तरीके का फोर्स है, तो वेट डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा। स्मॉल जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू ली जाती है। अगर हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर 10 इसकी वैल्यू रख देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन सके। तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, ये यहाँ पर नीचे लिखा भी है, ग्रेविटी इज मोर इन पोलर देन इन इक्वेटर। यानी ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना स्मॉल जी की, वो पोल पर हाई होगी। क्यों? क्योंकि पोलर रेडियस, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोलर रेडियस हमारा कम होता है इक्वेटोरियल रेडियस से। ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जैसे जैसे आपका डिक्रीज होगा वैसे वैसे ग्रेविटी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है यार कि जो आपका रेडियस है वो घटता जाएगा, इसलिए ग्रेविटी सॉरी मतलब एल्टीट्यूड जब बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटी घटती जाएगी। क्या है नीचे पॉइंट? ग्रेविटी इन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटी स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो 1/6 हो जाता है मून पर। प्रणोद क्या है? थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स है जो कि किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली लगता है। तो थ्रस्ट का जो एक तरीके से कहें यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन ही हो जाएगा। अब हम और बात करते हैं अभी प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर पास्कल, इसका मात्रक ब्लेज पास्कल ने दिया था। एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और याद रखना प्रेशर आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? उत्प्लावन बल मतलब आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई भी आपकी डूबी हुई वस्तु और जो ऊपर की तरफ बल लगता है ना पानी द्वारा जो लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द उत्प्लावन बल। बॉइंट फोर्स से बोला जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बॉइंट फोर्स का मान है ना उसको हम निकाल सकते हैं। वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का जो वेट है उस पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली बराबर होता है। तो यहाँ से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी मैं एक मॉक टेस्ट लगा रहा था ग्रुप का, तो वहाँ पर भी इस पर सवाल आया था बॉइंट फोर्स पर। और डब्लू केवल मतलब वेट को हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू जी लिख सकते हैं। अब एम जी, अब एम को भी क्या हम लिख सकते हैं? वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम इंटू लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम इंटू आपका जो डेंसिटी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, इसका फोर्स बन जाता है। तो इतने फार्मूले को एक्सपेंड करके वहाँ पर न्यूमेरिकल आया था। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी जिसकी भी आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है आप उसको ऊपर रखिए और डेंसिटी वाटर के नीचे रखिए। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब लोगे तो उसमें 1000 किलोग्राम पानी आ जाएगा। पानी का नीचे आपको रखना है डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी की कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने किया था? हॉन्स क्रिश्चियन हॉर्स्टेड। हाँ ये देखो ऑर्स्टेड, हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड 1831 में इनके पास ऐसे मतलब वायर पड़े हुए थे और फिर ये अपना क्या बोलते हैं उसको कंपास लिए रहे, मतलब लेकर के पास में गए। जो कंपास को इन्होंने पास में लेकर के गए तो कंपास की सुई जो थी उसमें इनको विक्षेप देखने को मिला। तो वहाँ से इन्होंने खोज किया था इसका। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो कंडक्टर में जो हमारी धारा बह रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और डायरेक्शन इसका हम कैसे निकालेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, या फिर हम स्क्रू का भी नियम हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जेम्स जूल ने 1840 में डिस्कवर किया था। जूल के तापन का नियम हाई स्कूल में आता है।
शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो मिल जाते हैं। शॉर्ट सर्किट में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो करंट की वैल्यू एकदम बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये सोलेनोइड क्या होता है, 12th क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाता है सब। तो नलिका के अंदर तैयार किया गया मैग्नेट, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और जो सोलेनोइड होता है ना उसके अंदर एक समान रूप से, मतलब उसके अंदर सभी के सभी पॉइंट्स पर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर के गए, तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हियर यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ट्रिक फॉर मतलब चाइल्ड, इसको यार मैं कैसे बताऊँ, चलो हमने रिवाइज कर लिया, आप करें या ना करें। जो मोटर इसी कंसेप्ट पर काम करता है। मोटर जो होता है कैसे काम करता है, मोटर मोटर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था 1831 में, हेनरी के फ्लेमिंग के राइट हैंड, ये सब यार 10th क्लास में पढ़े ही होंगे सब। राइट हैंड, फ्लेमिंग के राइट हैंड का नेम किया जाता है फादर मदर चाइल्ड, ये सब कॉन्सेप्ट। जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। जब भी बात करें का इंड्यूस्ड करंट, फिर आगे है एलॉय रेजिस्टिविटी, ये क्या है, नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। एलॉय हैज ग्रेट रेजिस्टिविटी देन इट्स कांस्टेंट मेटल, यानी कोई भी आपका जो मिश्र धातु है ना उसका रेजिस्टिविटी हाई होगा उनके जो कांस्टेंट मेटल है उनसे ज़्यादा। और हीटर का जो वायर होता है नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम क्या होता है, निकल और क्रोमियम होता है। तो जैसे आपका लोग निकर नाइक्रोम, नाइक्रोम ये नाई भी आ गया नाइक्रोम में और सीआर भी आ गया। बल्ब जो होता है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का साइन डब्ल्यू होता है। फ्यूज के तार की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना वो लो होती है ताकि वो कट सके। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अपन देख लेते हैं। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, क्यू टी अपॉन टी, पी डब्ल्यू वी आई। हीट बराबर पावर इंटू टाइम, एच बराबर वी आई टी। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, एक यूनिट को हम 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक। लाइव वायर कलर भी पूछता है तो लाइव वायर का कलर रेड होगा और जो न्यूट्रल होगा उसका ब्लैक होगा। और ग्राउंड जो अर्थिंग होती है वो ग्रीन और येलो कुछ भी हो सकता है। तो दो आपको याद रखना है, लाइव वायर रेड, न्यूट्रल रहेगा तो ब्लैक। और ग्राउंड अर्थ, अर्थ पर घास जब भी रहती है तो ग्रीन या फिर येलो रहेगा और घास पीली हो जाती है। तो ऐसे याद रख लेना। संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, संरक्षी बल वो होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते। वर्क डन जो होता है संरक्षी बलों द्वारा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है और एक क्लोज्ड पाथ में किया गया कार्य शून्य होता है। और जितने भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो एक संरक्षी बल ही होते हैं, एक्सक्लूडिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग को छोड़ करके, स्प्रिंग जो है आपका वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, बट इसके फिर भी ये जो है एक संरक्षी बल है। असंरक्षी बल डिपेंड करता है ये पाथ पर, जैसे आपका फ्रिक्शन हो गया। तो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स आएंगे ना वो असंरक्षी बल होंगे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स संरक्षी बल में आते हैं। टॉर्क क्या होता है, बल जिसके कारण से कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमने लगे उसको टॉर्क बोला जाता है। ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहते हैं।